दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 9 जुलाई को जो प्रस्तावित जो ट्रेड यूनियनों की हड़ताल थी और ज्ञापन था, तो उसके सिलसिले में ये कॉमरेड दुलीचंद जी जो ट्रेड यूनियनों से जुड़े हुए हैं, उनको लीड भी करते हैं, किसान सभा से जुड़े हुए हैं और वामपंथी दल जो सीपीआईएम है इंडिया का, तो उसके ये नेता हैं। तो आज जब ये इनका जो ट्रेड यूनियनों की हड़ताल और रैली और ज्ञापन जो हुआ है, तो वहाँ ये कलेक्ट्रेट पे हमें मिल गए हैं। दोस्तों देश में बहुत तेजी से घटनाएं बदल रही हैं। एक घटना होती है, वो खत्म नहीं होती, उसकी चर्चा दूसरी शुरू हो जाती है। ताज़ा संदर्भ इस तरह का है कि भारत ने अमेरिका से लगभग ट्रेड डील फाइनल कर ली है। अब वो किन शर्तों पे होने वाली है, उसमें कितना हमारे देश का नफा नुकसान है, हम कहीं दबकर अमेरिका से या डरकर, या कुछ ब्लैकमेलिंग की भी बात हो रही है कि मीडिया में इस तरह की खबरें हैं कि भारत को ब्लैकमेल किया जा रहा है किसी वजह से, कोई कमजोरी ऐसी पकड़ में आई है। बहरहाल ये सारी चीज़ों पे हम दुलीचंद जी की राय जानना चाहेंगे कि भाई साहब, एक तो अमेरिका जैसा पूंजीवादी देश, जिससे भारत इतिहास में शायद है कि पहली बार इस तरह की कोई ट्रेड डील करने जा रहा है, जिससे देश के किसानों का भी नुकसान बताया जा रहा है, जो 60% आबादी जिस पे निर्भर है। जी, इस बारे में आपकी राय, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे देश पर एक ऐसी ट्रेड की नीतियों को थोपा जा रहा है जो पूरी दुनिया के साम्राज्यवादी कंपनियों के पक्ष में है। हमारा देश जो है एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर कृषि का बहुत बड़ा आधार है और साथ ही इस कृषि के साथ साथ हमारा जो यहाँ की कृषि है उसमें बहुविध गतिविधियाँ हैं। हम जो है बहुत बड़े पैमाने पर हम यहाँ अलग किस्म की जो है हम खेती करते हैं। हम बहुत साउथ इंडिया में जैसे है एक मसाला खेती होती है, हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा पशुधन आधार है। तो हमारे यहाँ पर एक डेयरी उद्योग का बहुत बड़ा जो है एक आधार हमारे यहाँ पर है। ऐसी स्थिति में अमेरिकन कंपनियां विशेष तौर पर और यूरोप, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये कंपनियों की निगाहें हमारे देश के कृषि पर कब्जा खासतौर से कब्जा करने की। तो इसलिए जो अभी मौजूदा जो आपने कहा जो ट्रेड डील हो रहा है, वो ट्रेड डील उस पहले के ट्रेड डील के कंटिन्यूशन में है, जिसमें खासतौर से जो है हमारे देश में जो साउथ इंडिया में दक्षिण भारत के अंदर जो हमारी मसाला खेती थी, अच्छा। उस मसाला खेती पर ये ऑलरेडी जो है ये पहले हमला कर चुके हैं। तो अब ये दूसरा बड़ा जो अभी ये हमला है, ये हमला हमारे मुख्य रूप से ये तो डेयरी प्रोडक्ट्स पर आने वाला है, हमारा दूध पर आने वाला है, हमारे मक्खन पर आने वाला है, हमारे जो पशुधन है उस पर हमारा हमला आने वाला है। और ये जीएम खेती जो जेनेटिकली जेनेट मॉडिफाइड जी। जो खेती है, ये खासतौर से सरसों का जीएम सीड बीज, सोयाबीन को जो है खासतौर से इन्होंने टारगेट किया है अच्छा। कि सोयाबीन को जो है वो उसमें जीएम सीड बीज लाया जाए। जीएम सीड का मतलब यह है जेनेटिकली मॉडिफाइड, कि हमारा देश का किसान जो हजारों हजार साल से प्रैक्टिस से अपना बीज पैदा करता है, उस या यहाँ की रिसर्च जो भी बीज पैदा करती है, उन सबको एक तरफ करके और जेनेटिकली मॉडिफाइड में कुछ ही जो है दुनिया की कंपनियों का कब्जा होता है। जी। और उसमें ये होता है कि जो चीज हम पैदा करते हैं वो दूसरे वर्ष जो है वो रिप्रोडक्टिव नहीं है, अच्छा। उसमें हमें दोबारा ही जो है उन्हीं कंपनियों से बीज खरीदना पड़ेगा और हमें एक तरह से हम पूरी तरह से जो है उनकी गिरफ्त में चले जाएंगे। दूसरी तरफ ये है इसमें कि हमारा पूरा क्रॉप पैटर्न पर असर पड़ेगा। अच्छा। वो जो चाहेंगे, मान लो उन्होंने बीज रोक दिया तो उसके बाद में वो पूरी खेती ही जो है वो बंद कर दी। हमारी बंद हो जाएगी और वो नया बीज जो लेकर के आएंगे वो उसकी तरफ हमारा देश के किसान को मजबूर होकर के उसकी तरफ जाना पड़ेगा। तो ये निश्चित तौर पर जो है अभी अमेरिका ने जिस तरह की ट्रेड पॉलिसी का जिस तरह से हमला किया है, उस हमले में जो है निश्चित तौर पर हमारा देश का कृषि और किसान जो है वो टारगेट में है। अब इसमें सवाल ये है कि हमारा देश इसको स्वीकार क्यों कर रहा है। इसको स्वीकार करने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे आज की तारीख में दुनिया के अंदर अभी इस समय पर जो है जो पूंजीवाद है, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनका एकीकरण हुआ है। अच्छा। ये जो वित्तीय पूंजी है, इस वित्तीय पूंजी के दौर में आज के दौर में
वो पूरे दुनिया के वित्तीय जो फाइनेंसर्स हैं, जो कंपनियां हैं, जो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो उनके बीच में आपस में एकमेक हो गई है, उनके बीच में समझौता हो गया। तो हमारे देश की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अमेरिका और यूरोप की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ में समझौता है, गठबंधन है। तो ऐसी स्थिति में जो है हमारे देश की सरकार यदि ऐसा कर रही है, तो वो हमारे देश की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में वो ऐसा कर रही है। अब चूंकि किसान आवाज और हमारे देश की आम राजनीतिक आवाज, उस आवाज जो है उसको सुना नहीं जा रहा है, और वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां इतनी ताकतवर हैं कि मोदी सरकार उनके शिकंजे में फंसते चले जा रहे हैं। हमने देखा है पिछले दिनों में, आपने देखा पहलगाम वाले मामले में, जी जी। इन्होंने जो सिंदूर कांड किया, हाँ, उस मैं सिंदूर उसी पे आ कांड रहा था अभी थोड़ी हाँ, उस पर अभी बात कर लेंगे अपन। देर। लेकिन उससे ये पता लगता है कि किस तरह से हमारे देश की, एक तो न केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अमेरिकन यूरोपियन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ में जो गठमट तालमेल हुआ है, न केवल वो है, बल्कि हमारे देश की जो नाटो कंट्रीज है, जो अमेरिका और यूरोप की जो राजनीतिक लीडरशिप है, उसका हमारे देश की राजनीतिक लीडरशिप ने उसके सामने सरेंडर कर दिया है। ये सरेंडर जो है ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में किया है। तो वो एक बड़ा जबरदस्त, एक तरह से हमारे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया। तो ये क्या जो विदेश नीति का जो एक तरह से एकाएक जो चेंज हुआ, जैसे हमारा फलस्तीन के बजाय इसराइल के पक्ष में खड़े होना, ईरान के बजाय अमेरिका के पक्ष में खड़े होना, अ, कई मतलब है ना जो पिछली जो सरकारें थीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को छोड़ के, तो उन्होंने एक तरह से इसराइल से कोई संबंध नहीं रखा था। अटल बिहारी वाजपेयी साहब के दौर में वहाँ के प्रधानमंत्री पहली बार इंडिया में आए, तो मतलब ये इसका परिणाम है या कोई इसके पीछे कोई और वजह है, या क्या आप क्या मानते हो? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारा देश की जो राजसत्ता है, उनके हाथों में जो राजनीतिक जो गठबंधन है, उसका नेतृत्व कर रहा है वो आरएसएस कर रहा है। जी और आरएसएस जो है, पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि ये एक तरह से जो है वैचारिक तौर पर ये हिटलर के जो विचारधारा है, उससे ही इसका जन्म हुआ है। ये जो मुंजे साहब गए थे उस समय पर जो है जर्मनी के अंदर, और उन्होंने जो बातचीत की, उन्हीं के जो चेले हुआ करते थे गोलवरकर साहब, बाद में जो है उन्होंने जो है इस विचारधारा को अपना करके आगे बढ़ाया। तो नंबर एक बात तो यह है कि आज भारत की सत्ता के ऊपर एक कोई राजनीतिक, स्वतंत्र राजनीतिक दल वो आज काबिज नहीं है, बल्कि एक तरह से आरएसएस की एक जो हिंदुत्ववादी जो कट्टरपंथी विचारधारा है, वो आज काबिज है। तो ऐसी स्थिति में एक नंबर वन बात तो यह है कि वैचारिक तौर पर वो हम इजराइल के साथ होना या इजराइल के पक्ष में होना, ये हमारा जो है, ये एक तरह से जिस तरह से वहाँ यहूदीवाद है, हमारा हिंदुत्व भी उसी से आर्यन आर्यन सुपरियरिटी के आधार पर जी हिटलर ने जी। जिस तरह से किया था, हम उसी तरह की एक राजनीतिक विचारधारा और एक राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था ये बनाना चाहते हैं। एक बात तो ये निश्चित है। दूसरी बात यह है कि हमारे देश में एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दौरान में हमारे देश की जो सरकार थी, उसकी एक स्वतंत्र जो है स्थिति थी, और उसका एक कारण ये था कि हमारा देश का जो राष्ट्रीय आंदोलन है, हमारे देश का स्वतंत्रता संग्राम है, वो स्वतंत्रता संग्राम जो है वो एंटी इंपेरियलिस्ट संग्राम था, वो साम्राज्यवाद विरोधी था। तो साम्राज्यवाद विरोधी जो संघर्ष था, उसने हमारे देश की जनता में एक साम्राज्यवाद विरोधी चेतना पैदा की। जी जी वो चेतना जो है वो इंदिरा गांधी के समय तक, जी। वो चेतना जो है वो हमारे देश की हर कोई पार्टी जो भी सरकार में आई या लीडरशिप जो भी सरकार में आई, वो उनके ऊपर एक देश की जनता का चेतना का दबाव था कि वो उस रास्ते पर चले। और ये निश्चित तौर पर पूरे दुनिया के पैमाने पर वो ये भी साबित हुआ कि वो रास्ता सही था, सफल सफल। वो रास्ता सफल भी था। वो बांग्लादेश के गठन के समय तक भी हमने वो देखा है। उसके बाद में अब ये जो शिफ्ट हुआ है, वो शिफ्ट हुआ है खासतौर से 90 के दशक में सोवियत यूनियन के पतन के बाद। अच्छा। पूरी दुनिया के अंदर जो है कोरिलेशनशिप जो है उसमें बदलाव आया, शक्ति संतुलन में बदलाव आया, और जो बहुत खासतौर से जो है साम्राज्यवाद के खिलाफ एक समाजवादी बहुत बड़ा खेमा था, वो समाजवादी खेमा कमजोर होने से साम्राज्यवादी खेमा पूरी दुनिया के ऊपर एक ज्यादा ताकतवर होकर के उभर के आया। तो वो एक वजह है जिसके चलते हमारे देश के अंदर जो है ये पूंजीपति वर्ग है, वो उस पूंजीपति वर्ग का दक्षिणपंथी पार्टी के साथ गठजोड़ हो गया। जो हम जो देखते हैं कि नाजीवाद का समर्थन कर रहे हैं, आज आप ये जो है हमें ईरान पर हमला हो रहा है, आप अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं। तो वो एक समर्थन जो है वो हमारे देश के अंदर जो है, वो हमारे देश की पूरी, न केवल हमारे देश की राजसत्ता में, सरकारी राजनीतिक दल में
वो परिवर्तन वैचारिक आया है, बल्कि हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में बैठी हुई है उसका उसकी विचारधारा के साथ हमारे देश के पूंजीपति वर्ग के साथ में उसका गठबंधन हो गया। हमारे साथ अंबानी अडानी का जो है उसका गठबंधन हो हाँ गया। बिल्कुल। तो उस गठबंधन के चलते जो है हमारे देश की आर्थिक नीतियों में और राजनीतिक नीतियों में, विदेशी नीतियों में जो परिवर्तन है वो परिवर्तन उसी का नतीजा है। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि हम ज्यादा जो है प्रो इम्पीरियलिस्ट हो रहे हैं। हम जो है अब उस प्रो इम्पीरियलिस्ट में बराबर के भागीदार नहीं है। आपने देखा होगा अभी G7 में जी जी हम जो है हाथ जोड़ रहे थे कि किसी तरह से हमें मेहमान के तौर पर बुला लिया जाए, और जी उसमें पीछे की लाइन में हम खड़े होकर के मोदी जी का डंका बज रहा था और वहाँ पर वो सबसे पीछे की लाइन में खड़े हो रहे थे। वो तो वो मीडिया का ये दिखाता है, हवाबाजी। ये दिखाता है कि आज जो है हमारा देश जो है वो उसी राजसत्ता और उसका जो है हमारा देश का कॉर्पोरेट वो कितना लालायित है किसी तरह से अमेरिकन कंपनियों के साथ में गठबंधन बनाने। जी तो जी ये परिवर्तन जो है वो परिवर्तन जो हमारा देश जिस रास्ते पर जा रहा है वो भी हम एक तरह से जो है फिसलन वो का उसी रास्ते पर जा रहे हैं जिस रास्ते पर जिस तरह से इजराइल ने जिस तरह से रास्ते पर चला, हमारे देश की राजसत्ता भी उसी रास्ते पर जा रही है। और उसके कारण जिसको हम कहते हैं इस समय पर एक न केवल तानाशाही बल्कि आज जो है हमारे देश में फांसीवादी जो नीतियां हैं उस तरह का उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हम एक तरह से फांसीवाद की तरफ जा रहे हैं, और फांसीवाद में निश्चित तौर पर आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा, और वो टारगेट भारत के अंदर बहुत ही आसानी से मुसलमान है। जिस तरह से वहाँ यहूदी टारगेट हुआ करते थे हिटलर के लिए, भारत में वो मुसलमान है, और उस दिशा में ये फांसीवाद की तरफ जा रहे हैं, और इसमें हमारे देश का बड़ा पूंजीपति इसमें अपना लाभ कमा रहा है। लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमने आज़ादी का जो बंटवारे का दौर था वो भी देखा, उससे भी हम निकले। हम 80 के दशक से भी निकले, जब वो राम मंदिर आंदोलन और बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन वो सब कुछ हुआ, उससे भी हम उभरे। आपको क्या लगता है कि देश की जनता में इतनी समझदारी तो है ही कि उसका मतलब किस तरह का वो फैसला लेगी, इस तरह का फैसला ले सकती है? आप क्या कहते हैं? ऐसा है जी कि देश की जनता जो है निश्चित तौर पर वो साम्राज्यवाद विरोधी जो चेतना है वो चेतना लुप्त नहीं हुई। ये हमारे देश के अंदर खासतौर से विशेष बात यह है कि हमारे देश में जो ताकतें हिंदुत्व की राजनीति कर रही है वो जो है इस बात को अच्छी तरह से समझती हैं कि हमारे देश के 50% जनसंख्या तो ऐसी है जो हिंदुत्व की राजनीति के फोल्ड में आ ही नहीं सकती। हमारे देश में शेड्यूल कास्ट है, हमारे देश में आदिवासी है, हमारे देश में मुसलमान है। यही 50% जो कंपोजिशन है हमारे देश का, निश्चित तौर पर वो हिंदुत्व के जो फोल्ड है उससे बाहर है। जी जो हिंदुत्व की विचारधारा है उस विचारधारा के तहत उस सामाजिक संरचना जिसको वो आगे बनाना चाहते हैं उसमें उनका उनका कोई रोल ही नहीं है, उनका स्थान ही नहीं, वो शूद्र है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये आसान नहीं है, हिंदुत्ववादी ताकतों के लिए ये आसान नहीं है कि वो यहाँ इस देश के अंदर फांसीवाद को पूरी तरह से जो है थोप करके और अपना निजाम जो है अपने शासन जो है लंबे समय तक वो चलाते रहे। वो उनके सामने संकट है, और इसीलिए जो है उन्होंने एक कई स्ट्रेटेजी अपनाई है इनके बीच में फूट डालने की। हाँ पिछड़ों में अति पिछड़ा, दलितों में महादलित, मुसलमानों में भी कोई न कोई फिरका परस्ती जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो ये सब कुछ कर रहे हैं और वो करना उनकी मजबूरी है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो ये जनता है ये भी अपना इस समय पर उन पर जो हमले हो रहे हैं, जैसे अभी आज जो आंदोलन आज हड़ताल हुई उस हड़ताल के अंदर रिजर्वेशन का जो सवाल है उसके अंदर ओपीएस का जो सवाल है उस सवाल के अंदर लेबर कोड लेबर का सवाल है, वो सवाल जो है बहुत ज्वलंत सवाल उभर के आए। रोजी रोटी से रोजी रोटी का सवाल है। तो जनता को जो है ये ज्यादा समय तक मुझे लगता है ये काट की हड्डी जो है चलती है लेकिन बार बार नहीं चलती है। मुझे लगता है कि देश की जनता एकजुट हो रही है और अभी भी इनको इवन चुनावी दृष्टि से भी देखें तो इनका बहुमत इनके अभी लेकिन उनका वोट चोरी किया जा रहा है बिहार में जो हो रहा है वो आपको स्वाभाविक है। वो पूरी मतलब कोई अखंडा नहीं छोड़ा है उन्होंने। वो किसी भी किस पर सत्ता पर कब्जा बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार के अखंडे जो है